हेलो एवरीवन, जैसा आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज की स्टूडी हम आपके लिए लेकर आए हैं जेड आईसीआर बीएचयू। इन तीनों के यहाँ जितने भी जो ओल्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया जाएगा। इस सीरीज़ के हम कुछ पार्ट को पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ आज का जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी की पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए कैसा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है हाइग्रोमीटर, और इसके बारे में आपसे पूछा गया है हाइग्रोमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है या फिर किसके लिए कैसा है। तो इसका प्रयोग यहाँ आर्द्रता को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मॉइस्चर को कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है और यहाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया लासो शाकनाशी का व्यापारिक नाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है व्यापारिक नाम। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्यापारिक का मतलब होता है यहाँ ट्रेड नेम। ठीक है, यानी ट्रेड नेम होता है ये। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एलाक्लोर का ट्रेड नेम क्या होता है। इसका होता है लासो होता है। क्या होता है यार, हाँ लासो होता है। ठीक है, एलाक्लोर होता है तो इसका ट्रेड नेम या फिर व्यापारिक नाम क्या होता है, ये होता है लासो होता है। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रेड नेम या फिर व्यापारिक नाम होता क्या है। तो यार हाँ यहाँ पर ठीक है एलाक्लोर होता है। तो एलाक्लोर जो हर्बिसाइड होता है ये यार हाँ कि जब आप दुकान पर लेने जाओगे, शॉप पर खरीदने जाओगे, तो यहाँ ये एलाक्लोर के नाम से ना मिलकर किस नाम से मिलेगा, लासो के नाम से मिलेगा। इसलिए यहाँ इसे व्यापारिक या फिर ट्रेड नेम बोला जाता है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए अगर नहीं समझ आया है तो यहाँ एलाक्लोर के नाम से ना मिलकर यहाँ जब आप शॉप पे लेने जाओगे इसे ये लासो के नाम से मिलेगा और इसी को बोला जाता है ट्रेड नेम या व्यापारिक नाम। ठीक है, एक्सप्लेन सही से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टिक्का बीमारी एक मुख्य बीमारी होती है। यहाँ एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछी भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बनता है कि टिक्का बीमारी एक मुख्य बीमारी होती है, अर्थात किस फसल की होती है, ये होती है मूंगफली की होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करते हैं इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है अर्थात रोग कारक क्या होता है। कोजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रोग कारक। तो रोग कारक होता है इसका सर्कोस्पोरा आरएचडी कोला होता है। क्या होता है, सर्कोस्पोरा आरएचडी कोला होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर पूछा जाता है टिक्का बीमारी किसकी होती है तो ये होती है मूंगफली की। और अगर बात करते हैं इसका रोग कारक क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो सर्कोस्पोरा आरएचडी कोला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेरिनो नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान क्या है, अर्थात जो नेटिव प्लेस होता है मेरिनो का ये कौन सा होता है, तो इसका होता है स्पेन होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखिए मेरिनो स्पेन। कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट याद रखिए मेरिनो स्पेन। ठीक है, मेरिनो स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस में दूध देने की अवधि कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, दुग्ध अवधि का मतलब होता है जो लैक्टेशन पीरियड होता है, अर्थात जो एक अवस्था, अर्थात यहाँ एक जो लैक्टेशन पीरियड होता है ये कितने दिन का होता है। तो यहाँ अगर बात है भैंस तो इसमें होता है 310 दिन का होता है। कितना होता है, 310 दिन का होता है पूरा लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेहूँ फसल की बीज दर क्या होती है। तो इसी क्वेश्चन यहाँ आपको सभी को पता होगा। यहाँ अगर बात करते हैं गेहूँ फसल की जो बीज रेट अर्थात सीड रेट होती है ये होती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछेगा एमएसपी। ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है सबसे पहले तो ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर फसल को किसी भी प्रकार का जो लॉस हो जाता है, किसी भी प्रकार की जो हानि हो जाती है, तो उसके यानी प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार के द्वारा जो धनराशि दी जाती है तो उसे बोला जाता है एमएसपी, अर्थात यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, एक और बार समझ लीजिए कि यहाँ अगर मान लीजिए जब किसान कोई फसल को ग्रो करता है और उसमें किसी भी प्रकार कोई लॉस हो जाता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार द्वारा दी जा रही जो धनराशि होती है, ठीक है, जो धनराशि दी जाती है तो इसे ही बोला जाता है एमएसपी। और ये किसके द्वारा दी जाती है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीएसीपी के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, सीएसीपी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मिट्टी का पीएच संकेत देता है। ठीक है, मिट्टी का पीएच होता है तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि हाँ अगर बात करते हैं 7 से कम तो 7 से कम होती है अम्लीय मृदा। अगर बात करते हैं 7 तो 7 का मतलब हो उदासीन मृदा। और अगर बात करें 7 से अधिक अगर पीएच मान होता है तो उसे बोला जाता है सारी मृदा। अर्थात यहाँ जो पीएच मान होता है मिट्टी का ये किसको इंडिकेट करता है, किसको संकेत करता है, ये करता है अम्लीयता या सारिता को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस घास कहाँ से भारत में आया था।
सबसे पहले यहाँ की जो कांग्रेस घास है तो इसके एक मुख्य विशेषता का कारण इसे भारत में लाया गया था, लेकिन ये भारत में आकर क्या गया, एक वीड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए यहाँ कि अगर बात करते हैं कि जो कांग्रेस घास होता है ये क्या होता है, एक एलियन वीड होता है। ठीक है, एलियन वीड होता है जो कि यहाँ यूएसए से आया था। ठीक है, एलियन वीड का मतलब होता है किसी दूसरे देश से उसकी मुख्य पहचान के लिए उसे लाया गया, लेकिन वो उसकी तरह ग्रो ना करके एक वीड में कन्वर्ट हो गया, तो उसे ही बोला जाता है एलियन वीड बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा एलियन वीड किसे बोला जाता है। और अगर बात करते हैं कांग्रेस घास, तो यहाँ कांग्रेस घास को भारत में कहाँ से लाया गया था, ये लाया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस घास, ठीक है, जो यानी पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। क्या होता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में धान उत्पादन करने वाला अग्रणी देश कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में आपसे पूछा गया है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करते हैं विश्व में धान उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है, तो ये लिया जाता है चाइना में लिया जाता है, चीन में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें भारत, तो भारत में तो आपको पता होगा यहाँ वेस्ट बंगाल में लिया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड सबसे ज़्यादा धान को ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है चाइना में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा गया है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौधा या फिर यहाँ जो पीजीआर होता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आप सोचा गया है कि जो पीजीआर होता है, अर्थात यहाँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, तो वो किसका प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने के लिए। तो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये कैसा है, एथिलीन का प्रयोग कैसा है। ठीक है, ये दोनों टाइप में आपको मिल सकता है, या यहाँ इथाइलिन भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर एथिलीन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज मत होना, दोनों एक ही होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ इथाइलिन या एथिन होता है। इसके साथ साथ यहाँ जो एथिन होती है, एथिलीन होती है, ये मुख्यतः दो फॉर्म में होती है, एक होती है गैसीय फॉर्म में, एक होती है द्रव फॉर्म में। एक होती है द्रव, एक होती है गैस। तो गैस में अगर बात करते हैं तो यहाँ गैस में जो इसका नाम होता है, ठीक है, जब ये गैस अवस्था में होती है तो इसे बोला जाता है एथेफोन। लेकिन अगर बात करते हैं द्रव अवस्था में जब ये होती है एथिलीन, तो इसे बोला जाता है इथ्रेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात द्रव, तो द्रव में बोला जाता है इथ्रेल, और अगर बात करते हैं गैस अवस्था, तो गैस अवस्था में इसे बोला जाता है एथेफोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों में याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्राइसेम की स्थापना कब की गई थी। ट्राइसेम की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1989 अर्थात 1979। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखें 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात करते हैं कहाँ पर की गई थी, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कब की गई थी, लेकिन कब तो आपको पता होगा, यहाँ 1979 में की गई थी। लेकिन अगर बात की जाए कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी ट्राइसेम हैदराबाद में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, यहाँ हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पर की गई थी ट्राइसेम की स्थापना, इसकी की गई थी हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं डेपो क्या होता है। तो इजी क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा यहाँ डेपोक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेपोक जो मेथड होता है किससे संबंधित होता है, तो ये होता है राइस से संबंधित होता है। किससे होता है, राइस या धान से संबंधित होता है। अब आपको पता चले क्या होगा कि यहाँ जो धान होता है, ठीक है, जो धान होता है तो उसमें डेपोक मेथड किसके लिए कैसा है, जो पौध तैयार करते हैं। ठीक है, जो धान की जो पौध तैयार करते हैं तो उसके लिए यहाँ डेपोक मेथड का प्रयोग किया है। और इसमें जो पौध तैयार होती है तो उसमें कितना समय लगता है, केवल और केवल 11 से 14 दिन का समय लगता है। ठीक है, याद रहेगा। एक और बार देख लीजिए, डेपोक मेथड होता क्या है, यहाँ ये पौध तैयार करने का एक मेथड होता है जिसका प्रयोग यहाँ धान फसल में लिया जाता है। और इसमें यहाँ 11 से 14 दिन में पौधे ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जेली है, तो जेली क्या होती है, आपको पता होगा यहाँ जेली क्या होती है, एक अर्ध पारदर्शी होती है। ठीक है, यानी सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है, सेमी यानी जो परमिएबल होती है, अर्थात यहाँ जेली क्या होती है, अर्ध पारदर्शी होती है। और जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। और अगर बात करते हैं जैम, तो जैम किसका बनता है, सेम का सबसे बेस्ट बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व किया था, तो किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ट्रैक्टर विशेष रूप से बने होते हैं, तो आपको इजीली पता होगा यहाँ अगर बात करें ट्रैक्टर, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है जुताई करने के लिए। ठीक है, यानी जो प्लोविंग की जाती है, तो प्लोविंग करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर आप सोचते हैं डिबलर का प्रयोग। ठीक है, डिबलर का प्रयोग कैसा है, तो इसीलिए आपको पता होगा अगर बात करें डिबलर, तो ये क्या होता है, एक हाथ से पकड़ लिया जाता है और यहाँ इसमें जो सीड है,
ठीक है, यानी सिंगल सीड को इससे ग्रो किया जाता है, अर्थात यहाँ लगाया जाता है। सोविंग के लिए एक इंक्यूबेंट होता है ये, अर्थात उपकरण होता है जिससे क्या होता है अलग अलग सीड को, ठीक है, जो मोटे सीड होते हैं तो उनके लिए स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ संगल यानी सिंगल सीड को इसके द्वारा ग्रो किया जाता है, बोविंग की जाती है, अर्थात सोविंग की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिस्क हल के झुकाव का कौन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे डिस्क एंगल के बारे में, तो यहाँ अगर बात करें डिस्क एंगल तो ये बनता है 15 से 25 डिग्री होता है। कितना होता है यहाँ अगर बात करें डिस्क हल का जो डिस्क एंगल होता है ये कितना होता है 15 से 25 डिग्री होता है। आपको ये तो याद हो गया यार, हाँ डिस्क हल का जो डिस्क कोण होता है ये कितना होता है 15 से 25 डिग्री होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट को आपको ध्यान रखना है यहाँ, अगर आपसे पूछ लिया सर जो टिल्ट एंगल होता है, ठीक है, ये दो कोण होते हैं, एक होता है डिस्क एंगल, एक होता है टिल्ट एंगल। तो यहाँ अगर बात करते हैं डिस्क तो कितना बनता है 15 से 25 डिग्री बनता है। लेकिन अगर बात करते हैं टिल्ट एंगल तो टिल्ट एंगल बनता है 42 से 45 डिग्री बनता है। ठीक है, दोनों को आपको स्पेशली याद रखना है, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ टिल्ट एंगल कितना बनता है 42 से 45 डिग्री का बनता है। कितना बनता है टिल्ट एंगल, ये बनता है 42 से 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर आपसे पूछे धान के खेरा रोग के नियंत्रण के लिए जो खोज की गई थी, ठीक है, यानी जो कंट्रोल के लिए सबसे बेहतर जो मेथड खोजा गया था ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था YL नैने के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था, यहाँ ये जो खोजा गया था ये खोजा गया था YL नैने के द्वारा खोजा गया था। इसके साथ साथ इजीली आपको पता होगा यहाँ जो खेरा रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, ये होता है जिंक तत्व की कमी से होता है। ठीक है, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण यहाँ खेरा रोग होता है। और खेरा रोग का जो अगर बात करें कंट्रोल तो यहाँ जिंक सल्फेट से भी कर सकते हैं। और यहाँ जो कंट्रोल किया जाता है अर्थात इसकी जो खोज की थी नियंत्रण की, तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी YL नैने के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा यहाँ आम का जो परिवार होता है, ठीक है, आम की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, एनाकार्डियेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एट्राजीन क्या होता है, तो एट्राजीन क्या होता है, एक प्रकार का वीडिसाइड होता है। क्या होता है, एट्राजीन एक वीडिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आशीर्वाद किस फसल की किस्म होती है, तो यहाँ आशीर्वाद अगर बात करें आशीर्वाद एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है और ये किसकी होती है, यहाँ ये होती है तिल की होती है। किसकी होती है, तिल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पर आप सोचे हरी खाद के लिए तो इजीली आपको पता होगा ग्रीन मैन्योर के लिए यहाँ ढैंचा फसल को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, ढैंचा फसल को यहाँ ग्रीन मैन्योर के लिए किया जाता है। और अगर बात करें क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करते हैं। और अगर बात करें हरी खाद किसे बोलते हैं, तो यहाँ हरी खाद का मतलब होता है यानी कुछ लंबाई। ठीक है, मान लीजिए कोई सी भी आप फसल को ले रहे हो जिसका प्रयोग आपको ग्रीन मैन्योर के लिए करना है, तो उसकी कुछ ग्रोथ होते ही उसको क्या कर देते हैं, उसकी जुताई करके उसको मिला दिया जाता है सोइल में, जिससे क्या होता है जो सोइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोला जाता है ग्रीन मैन्योर, इसी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग कैसा है। तो यहाँ पर आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि तेल के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, एक पॉइंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ तेल के निर्माण के लिए तेल की मात्रा आपको बढ़ानी, या फिर आपसे पूछा जाता है कि तेल का जो निर्माण किया जाता है इसके लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है, तो वो होता है सल्फर होता है, गंधक होता है। ठीक है, सल्फर को ही गंधक के नाम से जाना जाता है। तो स्पेशली याद रखना कि अगर आप सोचते हैं तेल के निर्माण या फिर आपको किसी भी प्रकार से तेल की मात्रा बढ़ानी है तो कौन सा तो पोषक तत्व होता है, ये होता है यार हाँ सल्फर या गंधक होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए कि गेहूं के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ अगर बात करें गेहूं में दाना की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कंटेंट होता है ये होता है 10 से 12% होता है। कितना होता है, 10 से 12% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे निम्नलिखित फसलों में से कौन मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन बढ़ाती है, अर्थात यहाँ पर आप सोचें नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था है, रेंजगा और बरसेम। ठीक है, ये दोनों ही क्या होती है, लेगुमिनेसी फसलें होती है और दोनों का ही यार हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी तो ये क्या करती है, दोनों ही क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये दोनों को आपको एक साथ याद रखना है कि सारी मृदा का जो रिक्लेमेशन क्या है, अर्थात यहाँ सारी मृदा का जो सुधार कैसा है, ये किसके द्वारा किया है, ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा। लेकिन अगर बात करते हैं अम्लीय मृदा, तो यहाँ अम्लीय मृदा का जो रिक्लेमेशन कैसा है, जो सुधार कैसा है, ये किया है चूने के द्वारा किया है। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखिए कि अगर बात करते हैं जो सारी मृदा होती है तो इसका रिक्लेमेशन किसके द्वारा किया है, तो इसका जो रिक्लेमेशन कैसा है जिप्सम के द्वारा किया है। लेकिन अगर बात करते हैं अम्लीय मृदा, यहाँ अम्लीय मृदा का जो रिक्लेमेशन कैसा है, जो सुधार कैसा है, ये कैसा है
चूने के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि पूसा नन्ना किसकी किस्म होती है। तो यार हाँ पूसा नन्ना एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है और ये किसकी होती है, पपीते की होती है। किसकी होती है ना, पूसा नन्ना एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है, पपीते की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे धान में इमास्कुलेशन का उचित समय क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो ऑप्टिमम समय होता है, ऑप्टिमम या फिर जो उपयुक्त टाइम होता है वो कौन सा होता है यार। हाँ यहाँ पर आपसे पूछे इमास्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे इमास्कुलेशन, तो इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी सोल्व करवाया था कि यार हाँ अगर आपसे पूछ ले इमास्कुलेशन का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है, इमास्कुलेशन का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है क्या होता है, सुबह का टाइम होता है। ठीक है यार, यहाँ पर आपसे धान के बजाय अगर कोई भी फसल के बारे में पूछता है तब आपको राइट आंसर क्या देना है, यहाँ किसी भी फसल का हो लेकिन आपको राइट आंसर क्या देना है यार, हाँ सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है इमास्कुलेशन क्रिया के लिए। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो यहाँ यूरेसिल अगर बात करते हैं यूरेसिल तो ये किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है यूरेसिल, ये होता है आरएनए में। लेकिन अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूरेसिल की अगर बात करते हैं जहाँ जो डीएनए और आरएनए में एकमात्र जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं 4 होते हैं सभी में। ठीक है, डीएनए में भी 4 होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस होता है केवल यहाँ यूरेसिल और थाइमिन का होता है। ठीक, इतना आपको शायद याद होगा, नहीं है तो देख लीजिए। यहाँ डीएनए और आरएनए में जो 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनमें केवल एक में डिफरेंस होता है और वो किसका होता है, आरएनए में तो क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं जो डीएनए में होता है ये यूरेसिल नहीं पाया जाता बल्कि कौन सा पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, यूरेसिल यहाँ आरएनए में पाया जाता है और अगर बात थाइमिन तो थाइमिन यहाँ डीएनए में पाया जाता है, थाइमिन यहाँ आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कौन सा होता है ये नाइट्रोजन क्षारक जिसमें डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में, ये होता है यूरेसिल। तो यार हाँ आरएनए में होता है और थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।